अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा तबकों के लिए 3000 से ज़्यादा नौ तामीर शुदा मकानात का इफ्तिताह किया। विज्ञान भवन में एक तकरीब से अहल मुस्तफ़ीदीन को उन फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये एक तारीख साज़ दिन है कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले शहरियों के पास अब अपने मकान होंगे। मैं कह सकता हूं कोई काम आप लोगों करेंगे फिर भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे। अच्छा, भारत सरकार करोड़ों की संख्या में गरीबों के लिए घर बना रही है, घर में नल से जल दे रही है, बिजली का कनेक्शन दे रही है, माताओं बहनों को बिना धुएं को खाना बनाने की सहूलियत मिले, इसके लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मिल रहा है। इन सुविधाओं के बीच हमें ये बात पक्की करनी है कि हम अपने घर में LED बल्ब का ही उपयोग करेंगे। दूसरी बात, हम किसी भी हालत में कॉलोनी में पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, वरना आपको मालूम है कुछ लोग क्या करते हैं, बाथरूम में बाल्टी उल्टी रख देते हैं, नल चालू रखते हैं। सुबह 6 बजे उठना है तो घंटी का काम करता है, पानी आएगा, बाल्टी की आवाज आएगी तो लगेगा। देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है, बिजली बचाना बहुत जरूरी है, और उससे भी आगे एक और बात, हमें यहां झुग्गी झोपड़ी का वातावरण नहीं बनने देना है। हमारी कॉलोनी स्वच्छ हो, सुंदर हो, स्वच्छता का वातावरण। और मैं तो कहूंगा कि आप ही लोग अपनी कॉलोनी में टावर के बीच में स्पर्धा कीजिए, हर महीने स्पर्धा, कौन सा टावर सबसे ज्यादा स्वच्छ है। झुग्गियों के बारे में इतने दशकों से जो धारणा बनाकर रखी गई थी, झुग्गियों को जिस तरह गंदगी से जोड़ा जाता था, अब हमारा दायित्व है इसको खत्म करना है। दिल्ली कांग्रेस का इल्जाम है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कच्ची बस्तियों के बाशिंदगान से जो पक्के मकान का वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अखबार के इश्तिहारात में दावा करना कि अब झुग्गी में रहना कोई मजबूरी नहीं, इसकी मौका परस्ती को जाहिर करता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और दिल्ली असेंबली के साबिक स्पीकर सुभाष चोपड़ा, AICC की तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंत और साबिक रुकन असेंबली अनिल भारद्वाज ने मुश्तरका तौर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब किया। दरअसल सुभाष चोपड़ा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का इश्तिहारात में दावा कि अब कच्ची बस्ती में रहने की कोई मजबूरी नहीं, हुकूमत हिंद की तरफ से मिला पक्का मकान का वादा पूरी तरह से खोखला है और बीजेपी की मौका परस्ती को साबित करता है। उन्होंने दावा किया कि आज जिन मकानात को वज़ीर आज़म ने बेनिफिशरीज के हवाले किया, इसकी बुनियाद और ये स्कीम कांग्रेस दौर में शुरू हुई थी। आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी कालकाजी में बने फ्लैटों का फीता काट रहे हैं, वाह लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे का सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया। 2013 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, इसको DDA में 4 साल लगे वेरियस एजेंसीज के परमिशन लेने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जो काम 3 साल में पूरा होना था, पहले फेज का काम, वो आज 9 साल हो गए, जिसके लिए वाह बटोरना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि 8064 मकान बनने थे 3 फेज में, और 2020 तक वो सारे के सारे मकान बन के तैयार हो जाने चाहिए थे।
और इसमें सबसे बड़ी जो अहम बात थी, ये फ्लैट उन लोगों को मिलने थे हस्बैंड वाइफ के नाम से। ये फ्लैटों के अंदर रिलीजियस प्लेसेस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल्स, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी और इसको अप्रूवल मिली थी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 9 साल के बाद जो फ्लैट 206 करोड़ के प्रोजेक्ट था वो बढ़कर 345 करोड़ हो गया। लेकिन कोई भी ऐसा काम जो लोगों के हित के लिए था, जैसे दुकानदारों के लिए दुकानें, जैसे रिलीजियस प्लेसेस, कम्युनिटी सेंटर और वेरियस अदर थिंग्स विच वर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो कोई भी काम बिना किए ये आज उसके लिए पर्चे बांटे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। हमारी मांग है कि जो भी वायदे किए गए थे डीडीए द्वारा वो पूरे के पूरे वादे पूरे हो, और जो करप्शन हुई है इसमें, उस करप्शन के प्रति कोई ना कोई इंक्वायरी कमेटी बैठे। 150 लोगों की मौत हो जाना, जिसमें अधिकांश बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। घायलों से अस्पताल भरा पड़ा है, अभी भी लोग लापता हैं। इसको विल ऑफ गॉड कहा जा सकता है? कोर्ट में, पुलिस के सामने या किसी डिबेट में इसको हम विल ऑफ गॉड कह के चुपचाप बैठ जाएंगे? ये विल ऑफ गॉड नहीं है, ये करप्शन और कमीशन खोरी का गुजरात सरकार का पर्दाफाश करने का सबसे बड़ा सबूत है। 5 दिन पहले पुल खुला, 12,000 लोग पुल पर गए, 12,000 लोगों ने टिकट खरीदा, राजस्व में वो पैसा आता है। कमिश्नर कहता है म्युनिसिपैलिटी का, जी हमें पता ही नहीं है कौन खोल गया। कंपनी कह रही है हमने तो बात करके खोला। फायर डिपार्टमेंट कहता है सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री तो बेचारे अभी तक कुछ बोल ही नहीं पाए, गाड़ी में घुसने की कोशिश लगा अभी तक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री जी अपने सारे कार्यक्रम करके, मन में दुख लेकर, सारी वेशभूषाएं बदल के प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे, मैंने प्रधानमंत्री नहीं कहा, प्रधानमंत्री ही कह रही हूं, जब वो पहुंचे अस्पताल, तो अस्पताल रात को टाइलें लग चुकी थी, वाटर कूलर लग चुका था, और आपके साथी ने जब बताया कि पाइप कनेक्ट नहीं हुआ तो पाइप कनेक्ट हुआ। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? और ये विल ऑफ गॉड है? ये विल ऑफ गॉड नहीं है। विल ऑफ गॉड अब दिखेगी ऐसे लोगों पर। मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं एक गॉड फियरिंग पर्सन हूं, कि यहां का लेखा जोखा यही होता है। ईश्वर के साथ सामने डरना चाहिए लोगों को। 150 लोगों की मौत को हम विल ऑफ गॉड कह के चुप हो जाएंगे? एमडी का नाम नहीं है, मतलब जो चपरासी बेच रहा है टिकट उसका नाम है, जो सुरक्षा कर्मी लगा हुआ है चौकीदार उसका नाम है। ये क्या बात करने की बात कर रहे हैं आप लोग? और मुझे दुख होता है कि मीडिया के साथी ऐसी कवर फायरिंग कर रहे हैं इस समय। आप लोगों की बात नहीं कर रही हूं, आप लोगों के जो वरिष्ठ साथी नोएडा कमांडर वॉरियर जो एंकर बनते हैं, जो रात को कमान संभालते हैं, जो कवर फायरिंग देते हैं मोदी जी को, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मृतकों को उनकी मौत का दोषी ठहरा दीजिएगा। मतलब नैतिक पतन की सरकार की, भाजपा की, पर पत्रकारों की भी हद हो गई है। गुजरात के मोरबी में इतवार की शाम हुए ब्रिज हादसे का एक और वीडियो सामने आया। इसमें कई लोग पुल के टूटे हिस्से में बंदी रस्सियों के सहारे लटके दिख रहे हैं। कुछ लोग नदी के पानी में डूबते और बचने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। चारों तरफ मदद के लिए चीख पुकार मची हुई है। 30 अक्टूबर की शाम हुए पुल हादसे में अब तक 135 लाशें बरामद हुई हैं। 125 लोगों की टीम और 12 नावों के साथ गोताखोर लाशों की तलाश कर रहे हैं। आज रियासत में एक दिन का सरकारी शोक डिक्लेयर किया गया था। पुल हादसे में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक ओरेवा कंपनी का मैनेजर दीपक पारेख है। उसने कोर्ट में कहा कि ऐसे अफसोसनाक वाकया हुआ है, ये भगवान की मर्जी थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 8वें दिन में दाखिल हो गई, जिस पर काफी बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। जगह जगह राहुल गांधी अवाम और मुख्तलिफ तबकात से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं।
हुजूम की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। कई मकामात पर कांग्रेस के कायदीन के साथ साथ दीगर शोबेजात की अहम शख्सियात ताजर बरदरी उनसे मुलाकात करते हुए कुछ दूर फासले तक इस यात्रा का हिस्सा बन रही है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी भी इस यात्रा का बहुत मजा ले रहे हैं। आज उन्होंने बच्चों के साथ यात्रा के दौरान क्रिकेट भी खेला। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के 9 मुंतखबा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से एक खामोश इनकलाब आ रहा है और वो मुल्क में सियासी पसमंजर को तब्दील करेगा। चाशुमे को यात्रा के आगाज से कबल मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा में शिरकत करने वालों के साथ बोयनपल्ली में बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो खुद भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में हिस्सा लेंगे, जिससे पार्टी कारकुनों में एक अजीम जज्बा पैदा हो रहा है। बाद अज़ां यात्रा का MGB बजाज शोरूम बालनगर मेन रोड से आगाज हुआ। फिल्म अदाकारा पूजा भट्ट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और उनके साथ कुछ फासला तय किया। पूजा भट्ट बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली पहली शख्सियत हैं जिसने इस यात्रा में हिस्सा लिया और राहुल गांधी के साथ कुछ फासला तय किया। फासले के दौरान उन्होंने राहुल गांधी से तबादला ख्याल भी किया। पूजा भट्ट अदाकारा, हिदायतकार और प्रोड्यूसर हैं। ये सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल करती हैं। उन्होंने 1989 में बनी फिल्म डैडी से अपनी अदाकारी की शुरुआत की थी। उन्होंने कई फिल्मों जैसे जख्म, दिल है कि मानता नहीं, सर और दीगर में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और बाद अज़ां उन्होंने प्रोडक्शन और हिदायतकारी के मैदान में कदम जमाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चाशुमे को कहा कि आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद हिंदुस्तान की मईशत की बुनियाद मजबूत है और दुनिया उसे तस्लीम कर रही है। बेंगलुरु में कर्नाटका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त अपनी तरक्की को दुनिया की तरक्की का एक अंसर बनाने के लिए तहरीक के साथ काम कर रहा है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने खिताब में आलमी सरमायाकारी को हिंदुस्तान की इस तहरीक के साथ अपनी सरमायाकारी जोड़ने की अपील करते हुए मुल्क में आने की दावत दी। साथियों, अब जानते हैं कि एक इन्वेस्टर मीडियम टर्म मिशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ता है और भारत के पास एक इंस्पिरेशनल लॉन्ग टर्म विजन भी है। नैनो यूरिया हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, ग्रीन एमोनिया हो, कोल गैसिफिकेशन हो या फिर स्पेस सैटेलाइट्स, आज भारत अपने विकास से विश्व के विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। ये भारत का अमृत काल है।
आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की जनता नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर बढ़ रही है। इसमें और हमने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट और भारत का इंस्पिरेशन एक साथ जुड़ जाए, क्योंकि इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और स्ट्रांग इंडिया का विकास दुनिया के विकास को गति देगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्ल्ड। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ क्लीन, सेफर प्लैनेट। साथियों, अब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने चाशुमे को कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है और कांग्रेस 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद हिंदुस्तानी सियासत से बाहर हो जाएगा। अमित शाह हमीरपुर जिले के नादवन कस्बा में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे, जहां वो नादवन असेंबली सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री के लिए हिमायत मांग रहे हैं। उन्होंने लोगों से मुतालबा किया कि वो बीजेपी के मिशन रिपीट 2022 को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमतों ने कोरोना वबा में लाखों लोगों की जानें बचाई। वजीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में कोविड-19 वैक्सीन तैयार की और इसे पूरे मुल्क की आबादी में मुफ्त तकसीम करके लोगों की जानें बचाई। कांग्रेस के पास विकास के नाम पर कहने को कुछ नहीं है। अब हिमाचल में कुछ तो सीटें जीतनी पड़ेगी ना, जीतनी पड़ेगी या नहीं जीतनी पड़ेगी। वो बेचारे मानते हैं कि कुछ सीट कैसे निकाले, तो उन्होंने 8-10 सीटों पर सबको कहा है भैया जाओ तुम मुख्यमंत्री। यहां पर भी एक मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कांग्रेस में मुख्यमंत्री आप नहीं बनोगे। वहां तो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी का बेटा या बेटी होना पड़ता है, जो आप नहीं हो, आपका नंबर नहीं लगने वाला है। ये तो राजा रानियों की पार्टी है भाई, ये राजा रानियों की पार्टी है। भैया आपका नंबर नहीं लगेगा, खामखा नादौन वालों को क्यों सहला रहे हो। मित्रों, मुझे बताओ लोकतंत्र में राजा रानियों का कोई स्थान है क्या? जोर से बोलो, कोई स्थान है? लोकतंत्र में स्थान इसका होता है जो लोगों के काम करता है। कांग्रेस के पास विकास के नाम पर कहने को कुछ नहीं है। अब हिमाचल में कुछ तो सीटें जीतनी पड़ेगी ना, जीतनी पड़ेगी या नहीं जीतनी पड़ेगी। वो बेचारे मानते हैं कि कुछ सीट राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुनगुर धाम के दौरान वज़ीर आला अशोक गहलोत की तारीफ करने को दिलचस्प करार देते हुए कहा कि उन्होंने ऐवान के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की भी तारीफ की थी। इसके बाद जो वाक़या हुआ वो सबने देखा, इसे इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। पायलट ने आज अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने कल एक बयान दिया और खुशी का इजहार किया। मेरे ख्याल में ये बहुत ही दिलचस्प पेशरफ्त है, ये दिलचस्प तरक्की है। मैंने खुद तारीफ की है, मैं इसे दिलचस्प समझता हूँ। वज़ीर आज़म ने ऐवान के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की थी, इसके बाद क्या हुआ हम सब देख चुके हैं, इसे इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी के दौरे राजस्थान से ये उम्मीद थी कि वो बांसवाड़ा के तारीखी मकाम मानगढ़ धाम को कौमी यादगार का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको पहले वो सुनाते हैं जो नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ में कहा, उसके बाद आपको हम सचिन पायलट का रद्द-ए-अमल दिखाते हैं।
मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे, हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं और ना ही प्रधानमंत्री जी ने ईआरसीपी के बारे में दोबारा कहा। जब पहले वो प्रदेश में आए थे, चुनाव चल रहे थे, उन्होंने अपने खुद मुंह से कमिटमेंट किया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ईआरसीपी को, वो भी उन्होंने किया नहीं। उसका हम सबको खेद है। मुझे उम्मीद थी कि ये इस बार कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइकली नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक क्या लगता है गहलोत जी भी उसी राह पे लग रहे हैं? जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर थे, माखन जी और खगे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सबका संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इंडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे, कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो उन्होंने नहीं किया, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तामीराती कामों में मसरूफ तमाम रजिस्टर्ड मजदूरों को 5,000 रुपये की यकवक्ती माली इमदाद देने का ऐलान किया। केजरीवाल ने आज एक ट्वीट में कहा कि पूरी दिल्ली में आलूदगी के पेश नज़र तामीराती सरगर्मियां रोक दी गई हैं। वज़ीर मेहनत मनीष सिसोदिया को हिदायत दी गई है कि वो इस मुद्दत के दौरान हर तामीराती कारकुन को 5,000 रुपये माहाना माली इमदाद के तौर पर दे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी आलूदगी की वजह से तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी के दौरान दिल्ली हुकूमत ने 7 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वर्करों को एक बार 5,000 रुपये की माली इमदाद दी थी और इस पर तकरीबन 350 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 30 अक्टूबर को दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने बढ़ती हुई आलूदगी के मसले को देखते हुए तामीरात व निज़ाम के कामों पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया था। राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे, इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? मैं मीडिया की मजबूरी समझ सकता हूँ, मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने की। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की तकलीफ। आप लोगों को आगे कर दिया जाता है कि केजरीवाल को गाली दो, केजरीवाल को गाली दो, और आप सब लोग केजरीवाल को गाली देने, मेरे को गाली देने से पूरे देश की प्रदूषण की समस्या सॉल्व होती हो, बहुत अच्छा, 24 घंटे गाली दो। लेकिन मेरे को गाली देने से तो समाधान नहीं होगा ना। समाधान तो तब होगा, अब कह रहे ये किसानों को सुबह से बीजेपी वाले गाली देने लग जाते हैं। किसान
फसल क्यों जला रहे हैं, किसान फसल क्यों जला रहे हैं, किसान पराली क्यों जला रहे हैं, किसान। पंजाब सरकार को इतनी चिट्ठियां आ चुकी केंद्र सरकार की कि कितने किसानों के खिलाफ एफआईआर करी, कितने किसानों के अरे किसानों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? क्यों किसानों के खिलाफ एफआईआर करना चाहते हो? जब तुमको घर में रोटी चाहिए होती है तो किसानों के पास जाते हो, जब तुमको घर में चावल खाने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को गैर कानूनी कांकनी और भत्ताखोरी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए तलब किया। जरा ने चाशुमे को ये इत्तला दी। उन्होंने मजीद कहा कि हेमंत सोरेन को जुमेरात को तहकीकात में शामिल होने के लिए बुलाया गया। उन्हें कल सुबह 11 बजे तक रांची के दफ्तर में हाजिर होना पड़ेगा। कोई एक्शन लेती है तो न्यूट्रल बॉडी हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के समय यदि कानून अपना काम करती है या कोई एजेंसी काम करती है तो वो राजनीति हो जाती है। इस देश में मुझे एक लोग जो है उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून अपना काम कर रही है, एजेंसी इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम करती है। और ईडी की चार्जशीट में हेमंत सोरेन जी का कई एक बार जिक्र था, ये दिन आना ही था और रास्ता जो है अब बना है। ज्यादा से ज्यादा वो 1-2 दिन 2-4 दिन डिले कर सकते हैं, लेकिन उनको ईडी का सामना करना पड़ेगा। यदि ईडी को संतुष्ट कर दी कि नहीं उनकी कोई संलिप्तता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ईडी और सीबीआई कोई एक्शन करेगी। लेकिन यदि ईडी और सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाए तो रास्ता जो है उनको लालू प्रसाद जी और मधुकर जी की तरह मुझे जाता हुआ दिख रहा है। लालू प्रसाद जी जब जेल गए थे तो T20 वर्ल्ड कप 2022 के एक अहम मैच में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस उसूल के तहत 5 रन से शिकस्त दे दी। एडलेड ओवल में खेले गए मैच में टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए हिंदुस्तानी टीम ने 6 विकेटों पर 184 रन बनाए। इसके बाद बारिश की वजह से बांग्लादेश की टीम को 16 ओवर्स में 151 रन का हदफ हासिल हुआ, लेकिन वो 6 विकेटों पर 145 रन ही बना सकी। बारिश के खलल डालने से कबल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे लिटिन दास को टीम इंडिया ने बारिश बंद होने के बाद तरमीम शुदा हदफ यानी 151 रन का ताक़ुब करते हुए रन आउट किया था। इसके बाद रफ्ता रफ्ता मैच पर टीम इंडिया की गिरफ्त मजबूत हो गई। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रन दरकार थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसके खिलाड़ी सिर्फ 14 रन ही बना सके और मैच इंडिया के नाम हो गया। आज का दिन शामली के कैराना में रहने वाले 3 फीट के अजीम मंसूरी के लिए काफी अहम रहा। आज उनका सालों पुराना सपना पूरा हो गया। आखिरकार अजीम को अपनी सपनों की रानी मिल गई। अजीम का निकाह हापुड़ की रहने वाली बुशरा से हो गया। बुशरा की हाइट भी 3 फीट है। इस शादी को लेकर दोनों खानदान बहुत खुश है। निकाह होने के बाद खानदान के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। मेरा नाम भैया आईडी नीचे कर दो थोड़ी आईडी हो लगाने से आया और मैं अपनी वाइफ को ले आपने थाने में गुहार लगाई थी अपनी शादी की। ये शादी की मेहरबानी आपका भी धन्यवाद दे रहा हूँ। पुलिस प्रशासन वालों का भी मीडिया वालों का भी। आज आपकी शादी होने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? बोल रही है तो क्या हमने सुना है कल आपके यहाँ वलीमा है, तो उसमें किस किस को आपने दावत दी है? जैसे कि हमने आपका वीडियो देखा था, आपने कहा था अखिलेश यादव भी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाएगा, अखिलेश यादव को दिया जाएगा, क्या वलीमे में बुलाए जाएंगे सब लोग? ट्विटर पर ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट के लिए यूजर को अब हर महीना $8 यानी करीब आज के हिसाब से 650 रुपए देने होंगे। ये चार्जेस सभी मुल्कों में अलग अलग होगा। 27 अक्टूबर को ट्विटर खरीदने के 5 दिन बाद मंगल की रात को एलन मस्क ने इसका ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने इसका इशारा 2 दिन पहले ही दे दिया था, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मस्क $20 यानी करीब 1600 रुपए वसूल कर सकते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हमें कई तरह से बिलों का पेमेंट भी करना होगा। पूरी तरह से हम
एडवर्टाइजमेंट पर मुनहसिर नहीं रह सकते। $8 का चार्ज कैसा रहेगा। उधर ब्लू टिक पेड करने पर दुनिया भर से शिकायतें मिलने के बाद एलन मस्क ने साफ किया कि सभी शिकायत करने वाले शिकायत करना जारी रखें, लेकिन आपको $8 तो देना ही होगा। मस्क ने अपना बायो बदलकर ट्विटर कंप्लेंट हॉटलाइन ऑपरेटर कर लिया है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।